हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल में ग्लोब पर पढ़ेंगे भारत की स्थिति, कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है। समय कैसे मापते हैं, देश की स्थिति कैसे मापते हैं, और भारत में कि कौन सा कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है, इन सब चीज़ों को देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह है ग्लोब, भारत का यह है ग्लोब। और ग्लोब पर इमेजिनरी लाइन खींची गई है जिसे हम लोग कहेंगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। यह है ग्लोब। ग्लोब पर टू टाइप की रेखाएं खींची गई हैं जिसे हम लोग कहेंगे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखा। अक्षांश क्या होती है, मतलब लेटी हुई। अक्षांश में क्या होगा, लेटी हुई मतलब इस टाइप की। और देशांतर में क्या होगा, इस टाइप की, खड़ी। तो लेटी हुई रेखाएं कितनी है, उसका काम क्या है, और ये खड़ी रेखा कितनी है, उसके काम क्या है, ये सब समझेंगे। देखिए ये है पूरा भारत का ग्लोब। ठीक है। अब इस पे क्या है कि इमेजिनरी लाइन खींची गई है। ठीक है, कुछ इमेजिनरी लाइन खींची गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सी लाइन है। देखिए ये बीच से जो लाइन जा रही है इसे हम लोग कहेंगे विषुवत रेखा। इसे हम लोग कहेंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। जो पृथ्वी को बीचों बीच से बांटती है उसे हम लोग कहेंगे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। यह है 0 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। ये पूरे जमीन को, अब पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम लोग कहेंगे पहले भाग को उत्तरी गोलार्ध, दूसरे भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। अब दूसरा देखते हैं, ये हो गया विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर एक ये लाइन होती है, ये एक लाइन गई है जिसे हम लोग कहेंगे कर्क रेखा। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर जो है उत्तरी अक्षांश पर जो है उसे हम लोग कहेंगे कर्क रेखा। ठीक है। फिर उसके बाद सेम उसी तरह से ऊपर जाएंगे तो ये हो गया 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा। ठीक है, 66.5 डिग्री के बाद या 66.5 डिग्री से लेकर ऊपर तक जितना है वो है आर्कटिक रेखा। सेम उसी तरह से है। विषुवत रेखा के जस्ट 23.5 डिग्री पर क्या हो गया, मकर रेखा। अब मकर रेखा के 66.5 डिग्री पर है अंटार्कटिक रेखा। ये आर्कटिक रेखा, ये अंटार्कटिक रेखा, ये 66.5 डिग्री, ये भी 66.5 डिग्री से लेकर के। और यह है ध्रुव, यह है उत्तरी ध्रुव और यह है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इसका नाम है ध्रुव। यह है ध्रुव, यह है उत्तरी ध्रुव और यह है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। तो अब क्या है कि कोई पूछे कि भारत की स्थिति गोलार्ध में, या ये जो ग्लोब है इस पे भारत की स्थिति कहाँ है, भारत किस साइड में है। तो भारत देखिए विषुवत रेखा के ऊपर और कर्क रेखा के बीच में, ये कर्क रेखा है ना, 23.5 डिग्री रेखा के बीच में और विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर। ये देखिए ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी है। तो इसके जस्ट ऊपर है, तो इसका मतलब यह है उत्तर साइड है, तो इसलिए उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है। कर्क रेखा के बीच बीच से है जो भारत की जो ये रेखा गई है, ये कर्क रेखा है और ये उत्तरी उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है भारत। ठीक है, ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्व गोलार्ध में है। अब आते हैं, अब अक्षांश रेखाएं, जो ये रेखाएं हैं, इस टाइप की जो रेखा गई है, जो ये लेटी हुई रेखाएं हैं, जो ये लेटी हुई इस तरह से रेखाएं गई हैं, इसे हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या यहाँ पर ध्रुव से, ये 0 डिग्री से न यहाँ तक, ध्रुव तक आने आते आते ये 90 रेखाएं, और फिर इसी ध्रुव से ऊपर जाने पर ये टोटल 90 रेखाएं। तो 90 90 कितना हो गया, 90 90 हो गया 180। ठीक।
और प्लस एक विषुवत रेखा को भी हम लोग उसमें ऐड कर लेते हैं, ये विषुवत रेखा को भी उसमें ऐड कर लेते हैं। मतलब ये विषुवत रेखा के नीचे 90, विषुवत रेखा के ऊपर 90, ये हो गया 90 90 180, और एक विषुवत रेखा, टोटल मिला के अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 181। ठीक है, टोटल अक्षांश रेखा की संख्या 181। अब उसी तरह से देखते हैं देशांतर। अब देशांतर क्या होता है? ये जो खड़ी लाइन है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन है, खड़ी लाइन है, उसे हम लोग कहेंगे देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए ये एक बीच से लाइन गई है, ठीक है, इसे हम लोग कह सकते हैं ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन ये बीचों बीच है। अब इसके इसके इस साइड में टोटल कितनी हो गई? तो 180, और इसी के इस साइड में टोटल हो गई 180, तो कुल मिला के कितनी हो गई? 360। देशांतर रेखाओं की संख्या 360, अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। अब देखिए अक्षांश रेखा के इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? तो अक्षांश रेखा देखिए जलवायु विभाजक, इसके द्वारा हम लोग जलवायु को ज्ञात करते हैं कि कहाँ की जलवायु कैसी है। जैसे देखिए ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। ये जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाएगा उष्ण कटिबंध क्षेत्र। ये विषुवत रेखा के ऊपर और कर्क रेखा के नीचे जो कहलाएगा ये उष्ण कटिबंध कहलाएगा, मतलब गर्मी वाला, गर्मी का देश। इसमें ज़्यादातर गर्मी पड़ेगी, उष्ण कटिबंध में क्या पड़ेगी? ज़्यादातर गर्मी पड़ेगी। यह है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के ऊपर और कर्क रेखा के नीचे जो भी ये क्षेत्र है, इसे हम लोग कहेंगे उष्ण कटिबंध क्षेत्र। फिर विषुवत रेखा, अब उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा के ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसे हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। क्या कहेंगे? शीतोष्ण। यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और ना ही ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। जैसे इसमें आता है देश यूनाइटेड अरब, ठीक, फिर उसके बाद कनाडा, चाइना, इसमें आता है शीतोष्ण में। और उष्ण कटिबंधी में भारत, श्रीलंका, इस तरह से जितने भी है, नेपाल साइड भी कुछ आ जाएगा। तो ये है गए उष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो देखिए ये क्या है? ये मौसम, या मौसम को निकालने के लिए या तो हम लोग इसको कह देंगे जलवायु कैसी है वहाँ की, किसके द्वारा मापते हैं, ज्ञात करते हैं, वो है अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही हम लोग जलवायु मापेंगे या जलवायु को ज्ञात करेंगे कहाँ की जलवायु कैसी है। फिर किसी स्थान की उत्तर या दक्षिण, मतलब किसी भी स्थान की स्थिति, जैसे भारत की स्थिति बता दिया कि कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कोई पूछे कनाडा की, ठीक है, जैसे भारत की पूछा ना। अब देखिए स्थिति में हम लोग बताएंगे कि भारत की स्थिति पता चलेगी ना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो अक्षांश रेखा से ये भी पता चलता है कि किसी भी देश की स्थिति वो कहाँ पर है। तो किसी भी देश की स्थिति और दिन और रात की अवधि भी इसी तरह से ज्ञात होती है। और ध्रुवों पर देखिए, अब जिस तरह से जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों पर बढ़ेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे अक्षांश रेखा इस तरह से आती चली गई। अब अगर हम लोग जैसे जैसे ध्रुवों पे बढ़ेंगे तो इसकी क्या होगी? चौड़ाई बढ़ेगी। इसकी चौड़ाई क्या होगी? बढ़ेगी। ध्रुवों पर अक्षांश रेखाओं की जो दूरी है वो बढ़ती है, ठीक है। अब आते हम लोग देशांतर रेखा पर। तो देशांतर रेखा क्या है? तो ये यहाँ से ये भी जितनी भी लाइन है इस तरह से है, तो 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन, 0 डिग्री देशांतर माना गया। जो 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन है, तो ये 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन है, उससे हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है। देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है, ठीक है। और ये इंग्लैंड से होकर गुजरती है। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो इंग्लैंड से होकर गुजरती है, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस है समय ज्ञात करने के लिए। समय ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका उपयोग करते हैं। देशांतर रेखा का उपयोग कैसे करते हैं? तो समय ज्ञात करने के लिए, मतलब मतलब ये जो है ईस्ट में कितना हुआ है, पूर्वी गोलार्ध में क्या बज रहा है,
पश्चिमी गोलार्ध में कितना बज रहा है। तो समय ज्ञात करने के लिए देशांतर रेखा का उपयोग करते हैं। फिर देखिए 4 मिनट में पृथ्वी, अब ये इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो 4 मिनट में पृथ्वी क्या होती है, 1 डिग्री घूम जाती है। 4 मिनट में पृथ्वी क्या करेगी, अपने ही अक्ष पर 1 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, 1 ही डिग्री अपने अक्ष पर क्या करेगी, घूम जाती है। कितने मिनट में, 4 मिनट में। और क्या लिखा है, हर 15 डिग्री पर, हर 15 डिग्री पर क्या होगा, 1 घंटे का गैप होगा। मतलब क्या है कि देखिए ये इस तरह से है, तो ये 15 डिग्री यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरह से 15, 30, 45, 15, 30, 45 करके, तो कह रहा है हर 15 डिग्री पर, ठीक, हर 15 डिग्री पर 1 घंटे का गैप हो जाता है। तो जब ये पृथ्वी घूमेगी, या ये पूरा इसमें इमेजरी लाइन को हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये जब पृथ्वी घूमी तो हर 15 डिग्री पर 1 घंटे का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में कभी दिन रहेगा, हाँ सॉरी, कभी डेट वाइज, जैसे डेट वहाँ 15 है तो यहाँ पे 14 रहेगी। इस तरह से होता है डिफरेंस। देखिए आगे पढ़ते हैं, 1 घंटे का। अब देखिए नोट, भारत का मानक समय जो रेखा है, जो मानक समय रेखा है भारत का है, तो 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पर है। ये पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर पर है, जो क्या लिखा है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत का समय रेखा, मानक समय रेखा कितना है, 82.5 डिग्री पर, यह भारत के इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। और जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ये क्या है, ग्रीनविच लाइन से जो बीच में लाइन गई है 0 डिग्री वाली, उससे क्या है, 5.5 घंटे ये क्या है कि आगे है। जैसे देखिए ये हो गया हम लोगों का। ठीक, अब क्या है, ये मान लीजिए यहाँ पर 15 डिग्री ये पृथ्वी घूम गई, ठीक, 15 डिग्री घूम गई। तो जब 15 डिग्री घूमी तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1 घंटे का गैप होगा। क्या हो जाएगा, 1 घंटे का गैप हो जाएगा। तो मतलब मोटा मोटी पकड़ लेते हैं, तो यहाँ मान लो 12 बज रहा है। ठीक है, 15 डिग्री घूमी, जब 15 डिग्री घूमी तो क्या हो जाएगा, 1 बज जाएगा। फिर 15 डिग्री घूमी तो क्या बज गया, 2 बज गया। फिर पृथ्वी 15 डिग्री घूमी तो क्या बज गया, 3 बज गया। इसी तरह से जब ये 15 डिग्री घूमी तो उस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बजेगा 11, यहाँ पे कम होता चला जाएगा, यहाँ पे 11 बजेगा, फिर 10 बजेगा। 15 डिग्री पर यहाँ पे कम और इधर पे ज़्यादा है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो ईस्ट साइड है, इधर पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध से 5.5 घंटे आगे मान सकते हैं इसको। ठीक है, 5.5 घंटे आगे। यही पर लिखा है, देखिए यहाँ पे ये लिखा है कि जो भारत का मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पर पूर्वी देशांतर पर है, जो इलाहाबाद के नैनीताल से। और ये जीएमटी मतलब मीन ग्रीनविच टाइम, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अब ये कहाँ पर है, तो ये इंग्लैंड से होकर गुजरती है। मतलब अगर इंग्लैंड में, अगर भारत में बजा है क्या कि मान लीजिए 9, ठीक है, तो इंग्लैंड में कितना बजा रहा होगा, तो 5.5 उसमें से घटा देंगे। ठीक है, 9 में से 5.5 घटा देंगे, तो जो आएगा वो इंग्लैंड में बचेगा। ठीक है, वो बजेगा। तो ये था। अब देखिए एक चीज़ और जो इस टाइप का होता है, ये है, ये हम लोगों का है अक्षांश रेखा। जो अक्षांश रेखा के जो बीच की इस तरह से गैप होता है उसे हम लोग कहेंगे कटिबंध, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कटिबंध। ठीक है, अक्षांश रेखा के बीच को हम लोग कहेंगे कटिबंध, और देशांतर रेखा के बीच को हम लोग कहेंगे गोर। क्या कहेंगे इसको, गोर। ये देशांतर रेखा के बीच है, ये अक्षांश रेखा के बीच को हम लोग कहेंगे कटिबंध, इसको कहेंगे गोर। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर। ठीक है, जबकि ये लोग पोल पे जाते समय इनकी दूरी घटती बढ़ती रहती है। और
अक्षांश रेखाओं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना लिखा है, 111 किलोमीटर। ठीक है। तो भारत का एग्जाम में पूछा गया कि भारत का मानक समय रेखा किस राज्य से या कहाँ से होकर गुजरती है, तो कहाँ से होकर गुजरेगी, तो इलाहाबाद के नैनीताल से। ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।